आज की वीडियो जो है वो लेक्चर नंबर 2 है फॉर होम्योस्टेसिस। जी हमने होम्योस्टेसिस में क्या पढ़ा था कि ये वो मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी का बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखते हैं। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी और हमने उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े जो कि होम्योस्टेसिस के लिए ज़रूरी हैं। उसमें हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े थे उसके, जी कि ऑस्मो रेगुलेशन होती है, एक थर्मो रेगुलेशन होती है और एक एक्सक्रीशन होती है। अब जो फर्स्ट प्रोसेस है हमने वो पढ़ना है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें बॉडी जो है वो अपने अंदर वाटर का और सल्यूट का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखती है या उसको बैलेंस रखती है। अगर वाटर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसको क्या करेगा कि रिमूव करेगा, और अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम है बॉडी के अंदर तो क्या करेगा कि वो उस पानी जितना मौजूद है उसको कंजर्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब हमने जो वाटर का रिलेशनशिप पढ़ना है विद द सेल। ऑस्मो रेगुलेशन में हमने क्या पढ़ना है कि बैलेंस भी पढ़ना है वाटर और सल्यूट्स का, और साथ में क्या होगा सेल के साथ पानी का क्या रिलेशनशिप है, वाटर का क्या रिलेशनशिप होता है। अब हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रह रहे होते हैं, उनके डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं। कुछ अगर हम देखें तो हैबिटेट के अकॉर्डिंगली, जैसे अगर कोई फ्रेश वाटर लिविंग है तो ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब है कि उसके पास अबंडेंट या सरप्लस वाटर है, पानी बहुत ज़्यादा है। अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है, उसके अंदर पानी की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम वैसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो ज़मीन पे रहते हैं तो उनके पास वाटर कभी कभी शॉर्टेज भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली मॉडरेट पानी होता है, मतलब कि वाटर अवेलेबल होगा, ना बहुत कम होगा और ना बहुत ज़्यादा। अब अगर हैबिटेट के अकॉर्डिंगली देखें तो सेल को 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनवायरनमेंट्स हैं वाटर के रिलेशन के हिसाब से वो फेस करने पड़ सकते हैं। उसमें पहला एनवायरनमेंट क्या होगा, हाइपरटोनिक, फिर आइसोटोनिक और फिर हाइपोटोनिक। ये जो तीनों हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं इसको हमने क्या पढ़ना है कंपैरिजन में। ये हम सेपरेट एक इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे नहीं पढ़ सकते, इसको हमेशा हम एक रिलेटिव टर्म के तौर पे यूज़ करते हैं। आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस की टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक की फॉर्म में। यहाँ पे हमने सिर्फ उसी चीज़ को सॉल्यूशन की बजाय हम क्या ले रहे हैं, एनवायरनमेंट, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हों, आपने 2 सॉल्यूशंस बना के रखे हुए हों, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्वेंट जो है वो कम अगर हो तो वो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू अदर। हमेशा हमने क्या करना है, 2 सॉल्यूशंस को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है और कौन सा हाइपोटोनिक है। ठीक है जी, जिस सॉल्यूशन के अंदर या जिस एनवायरनमेंट में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो हाइपरटोनिक होगा, और जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सल्यूट की कंसंट्रेशन लेस होगी वो क्या होगा, हाइपोटोनिक। हमें पता है कि वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, उनके हैबिटेट की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। अगर तो जो लिविंग सेल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक किसी ऐसे इन्वायरमेंट में है कि जहाँ पे उसकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट और आउटर इन्वायरमेंट को अगर कंपेयर किया जाए तो जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसमें पानी कम है या सल्यूट ज़्यादा है, सल्यूट ज़्यादा हो या पानी कम हो एक ही बात है, उसको हम क्या कहेंगे, वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। अगर इन्वायरमेंट के अंदर सल्यूट ज़्यादा है या पानी कम है तो उसका मतलब है उस लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में बाहर पानी कम है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर पानी ज़्यादा होगा। अगर बाहर इन्वायरमेंट में सल्यूट ज़्यादा है तो उसकी बॉडी के अंदर सल्यूट क्या होगा, कम। तो ये जो इन्वायरमेंट की सिचुएशन होगी, यही जो कंडीशन होगी, इसको हम कहेंगे कि उसका इन्वायरमेंट क्या है, हाइपरटोनिक। ठीक है जी। अब जो दूसरा वाला इन्वायरमेंट होगा वो क्या है, आइसोटोनिक। उस कंडीशन में क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल, ठीक है, उसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें और जो उसका आउटर इन्वायरमेंट है उसमें सल्यूट और वाटर की क्वांटिटी इक्वल है। जितना बाहर पानी है उतना ही पानी अंदर है, जितने बाहर सल्यूट्स हैं उतने ही सल्यूट्स अंदर हैं। तीसरी कंडीशन या तीसरा एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सल्यूट क्या होगा, कम, उसको हम क्या कहेंगे जी, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब अगर एक लिविंग सेल या एक ऑर्गेनिज्म ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां उसकी बॉडी के बाहर जो वो एनवायरनमेंट फेस कर रहा है उसमें पानी क्या होगा, ज़्यादा, और सल्यूट क्या होंगे, कम, तो वो क्या होगा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट।
अगर उसके इन्वायरमेंट में सल्यूट कम है और पानी ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसकी बॉडी के अंदर उससे ऑपोजिट होगा, क्या होगा कि ज़्यादा सल्यूट्स होंगे और लेस वाटर। यानी अगर बाहर वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है तो उसकी इंटरनल बॉडी का उस वक्त जो होगा कंडीशन वो क्या होगी, हाइपरटोनिक। अच्छा जी, अब अगर सेल जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम सेल की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जब सेल की बात करें तो उसका मतलब है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करे। अब अगर एक सेल जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर है तो इसका मतलब क्या है कि बाहर जो इन्वायरमेंट जिसको वो फेस कर रहा है उसमें सल्यूट्स ज़्यादा हैं और पानी जो है वो कम। और हमें पता है कि लिक्विड्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, और हमने ये भी प्रोसेस, हमने आपको पता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें मूवमेंट ऑफ मटेरियल होता है खासतौर पे गैसेस और लिक्विड्स का। तो इसका उसमें क्या होता है जी, डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी जो लिक्विड होगा वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और अगर स्पेसिफिकली वाटर जो है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है और थ्रू अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन मूव कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ये बात आप पहले पढ़ चुके हुए हैं। अब अगर हम एक सेल की बात कर रहे हैं और सेल के बाहर और अंदर पानी की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, बाहर पानी जो है वो कम है और अंदर सेल के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा है। अगर बाहर पानी कम है, सल्यूट ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, और अंदर पानी जो है वो ज़्यादा है और सल्यूट कम है तो वो उसका इन्वायरमेंट जो होगा हाइपोटोनिक होगा। अब सेल के हमें पता है सेल मेम्ब्रेन भी है, इसका मतलब है अगर पानी सेल के अंदर एंटर होता है या सेल से बाहर जाता है और अगर वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगा तो ये क्या होगा, ऑस्मोसिस। अब अगर एक लिविंग सेल जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है और उस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद होने की वजह से क्या होगा कि चूंकि सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर पानी कम है, इसलिए वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, सेल से बाहर निकल जाएगा। और चूंकि वो बीच में सेल मेम्ब्रेन भी है जो कि पार्शली परमिएबल है, इसलिए सेल से पानी बाहर आएगा। जब सेल से बाहर पानी आएगा तो सेल का साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम। ठीक है जी। अब जब सेल एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट या सोल्यूशन के अंदर होगा तो चूंकि बाहर और अंदर पानी और सल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए जितने वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करेंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाएंगे। तो इस वजह से सेल में जो नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। अब तीसरा इन्वायरमेंट क्या है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या है कि सेल एक ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद है जहां सेल के बाहर पानी ज़्यादा है और सल्यूट कम है, जबकि सेल के अंदर पानी कम है। तो अब पानी क्या करेगा, वो सेल के बाहर से सेल के अंदर आएगा। जब सेल के अंदर पानी ज़्यादा आ जाएगा तो उसका मतलब है सेल का साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जब हम सेल को रखेंगे तो सेल का साइज डिक्रीज होगा। आइसोटोनिक जब इन्वायरमेंट में रखेंगे सेल को तो सेल के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हम उसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखेंगे तो जो सेल है उसका साइज क्या हो जाएगा, एनलार्ज। अच्छा जी, अब हम ये देखेंगे कि जब हमने सेल को 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रखा हुआ है तो सेल पे उसका इफेक्ट क्या होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बता दिया है। अब अगर हम एनिमल सेल को देखें तो हमें पता है कि एनिमल और प्लांट सेल में एक मेजर डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है जी। अब क्या होगा कि अगर मैं आपसे ये कहती हूँ अच्छा जी, अब क्या होगा कि अगर हमने एक एनिमल सेल को एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रखा हुआ है जिसमें पानी सेल से बाहर आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिबल्ड। श्रिबल्ड से क्या मतलब है, श्रिंक हो जाएगा, वो बिल्कुल उसमें से सारे का सारा पानी स्क्वीज आउट हो जाएगा। अगर एनिमल सेल आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में है तो सेल का साइज क्या रहेगा, नॉर्मल। अगर हमने उसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में एनिमल सेल को रखा हुआ है तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा, पानी सेल के अंदर जाएगा, और चूंकि सेल के पास कोई भी बाहर एक रिजिड बाउंड्रीज नहीं है सेल वॉल की शक्ल में, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट, और उसको हम क्या कहेंगे, लाइज्ड कंडीशन में चला जाएगा, जिससे सेल रप्चर हो जाएगा। प्लांट सेल के केस में क्या होगा कि अगर हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं तो हमें पता है कि प्लांट सेल के पास एक
सेल मेम्ब्रेन से बाहर आउटर सेल वॉल मौजूद होती है, तो पानी सेल से बहुत ज़्यादा बाहर आने की वजह से प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। जो उसका प्रोटोप्लास्ट है, जिससे क्या मतलब है, उसकी सेल मेम्ब्रेन और उसका प्रोटोप्लास्ट वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन सेल वॉल की वजह से वो बिल्कुल उस तरीके से श्रिंक होकर अपनी शेप जो है उसको खराब नहीं करेगा जिस तरह से एनिमल सेल होता है। उसकी ओवरऑल बाहर बाउंड्री तो सेम रहेगी, लेकिन अंदर से जो सारे का सारा प्रोटोप्लास्ट है वो प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। अगर आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे तो प्लांट सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड से क्या मतलब है, अनफर्म हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। अगर हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे प्लांट सेल को, तो पानी बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर जाने की वजह से सेल के जो सेल का साइज है वो इनलार्ज होगा और अंदर से सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्जिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक अब हमने ये पढ़ लिया है कि रिलेशनशिप ऑफ वाटर क्या है और डिफरेंट हमने एनवायरनमेंट्स पढ़ लिए जिसमें सेल मौजूद होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स किस तरह से होती है, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में प्लांट्स कैसे रहते हैं, डिफरेंट वाटर कंसंट्रेशंस में कैसे रहते हैं और किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं।